रघु मुंबई की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी किया करता था। रात के तकरीबन 8:30 बज रहे थे। रघु अपनी पत्नी जयंती के साथ खाना खाने बैठा ही था कि अचानक मोबाइल फोन पर आए एक कॉल ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रघु ने मोबाइल उठाकर देखा तो एक कॉल कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर ए श्रीवास्तव का था। कॉल उठाते ही रघु बोला, जी सर, बोलिए। रघु, कल से काम पर मत आना। काहे सर, कोई गलती हो गई क्या हमसे? अरे नहीं रघु, दरअसल कल से कंस्ट्रक्शन साइट बंद रहेगी। सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। अगले 3 दिनों तक रघु अपने घर में ही था। उसके घर का राशन धीरे धीरे खत्म होने लगा था। सुबह के 10:30 बज रहे थे। राशन खरीदने के लिए रघु अपने घर से बाजार की ओर निकल गया और जयंती घर का खाना बनाने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद जयंती चावल साफ करके कुकर लगाने ही वाली थी कि उसे दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जयंती ने पलटकर देखा तो दरवाजे पर रघु खड़ा था। उसके हाथों में राशन की बजाय पुलिस के डंडों के निशान थे। रघु के दोनों हाथों में पुलिस के डंडों के निशान देखकर जयंती अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने तुरंत राशन पानी की व्यवस्था करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर ए श्रीवास्तव को कॉल किया, लेकिन कई बार भी कॉल लगाने के बावजूद दूसरी तरफ से किसी ने कॉल नहीं उठाया। बेचारा रघु मरता क्या ना करता। उसने सोचा कि शहर में भूखे पेट मरने से अच्छा है कि अपने गांव ही चला जाया जाए। रेल और बस पूरी तरह से अगले 21 दिनों तक बंद थे। लिहाजा रघु जयंती को लेकर साइकिल से ही अपने गांव पलिया की तरफ निकल पड़ा। वैसे तो रघु ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि हर रोज अगर वो 10 से 12 घंटे साइकिल चलाएगा तो 5वें दिन पलिया जरूर पहुंच जाएगा। सफर का आज तीसरा दिन था। रात के तकरीबन 8:30 बज रहे थे। इन 3 दिनों में रघु ने बड़ौदा तक का सफर पूरा कर लिया था। रघु बड़ौदा से 30 किलोमीटर दूर रतलाम की ओर निकला ही था कि रास्ते में उसकी साइकिल पंचर हो गई। वो रास्ता जंगलों के बीचों बीच था। रास्ते में पलायन कर रहे मजदूरों के अलावा और कोई नहीं था। अगले 3 किलोमीटर रघु और जयंती साइकिल को धकेलते हुए पैदल ही चले। तब जाकर उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। आसपास पंचर की दुकान का पता किया तो पता चला कि पंचर की दुकान तो शाम 5:30 बजे ही बंद हो जाती है। लिहाजा रघु और जयंती ने वो रात उसी गांव में बिताने का फैसला ले लिया। गांव के बाहर उन दोनों ने एक स्कूल देखा था। वो स्कूल शायद पिछले कई सालों से बंद पड़ा था और यही वो कारण था कि उन दोनों ने उस स्कूल में ही रात बिताने का फैसला कर लिया। रघु और जयंती बचे खुचे बिस्किट पानी के साथ खाकर चादर बिछाकर जमीन पर ही सो गए। दिन भर की थकान के कारण उन दोनों की नींद कब लग गई उन्हें पता भी नहीं चला। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। तभी रघु के दाएं कान में एक आवाज आई, रघु, रघु। यह आवाज सुनकर रघु नींद में ही जयंती से बोला, आधी रात को क्या नाटक कर रही हो? सीधे से सो क्यों नहीं जाती? यह बोलकर रघु फिर से सो गया। इस बात को मुश्किल से अभी 2 मिनट ही हुए थे कि अचानक रघु की नींद एक आवाज ने फिर से तोड़ दी, रघु।
यह आवाज रघु के बाएं कान से आ रही थी। रघु ने उठकर देखा तो जयंती रघु के दाईं ओर सो रही थी। कमाल की बात तो ये थी कि अगर जयंती रघु के दाईं ओर सो रही थी तो फिर वो कौन था जो रघु के बाएं कान में आवाज दे रहा था। रघु ने इसे एक बुरा सपना समझ के अनदेखा कर दिया। उसने पानी पीने के लिए अपने बाजू से एक बोतल उठाई और देखा कि पानी की बोतल खाली थी। स्कूल के ग्राउंड में एक हैंडपंप था, लिहाजा रघु अपनी पानी की बोतल भरने के लिए उस स्कूल के ग्राउंड में पहुंच गया। हैंडपंप के पास पहुंचते ही रघु ने उसका हैंडल चलाना शुरू किया। कुछ देर बाद उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया। रघु अपनी बोतल भरने के लिए जैसे ही हैंडपंप के आगे की ओर गया, हैंडपंप से पानी निकलना एकदम बंद हो गया था। रघु ने उस हैंडपंप के हैंडल को चलाना फिर से शुरू किया, पर वो जैसे ही उस हैंडपंप के टैप की तरफ जाता, पानी का गिरना बार बार बंद हो जाया करता। रघु पानी की खाली बोतल लेकर उस ग्राउंड से स्कूल की तरफ वापस आने लगा। रघु मुश्किल से अभी 10 कदम ही चला होगा कि पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज हैंडपंप से पानी गिरने की थी। रघु ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे लगभग 40 साल का एक आदमी हैंडपंप चला रहा था। इतनी रात में उस आदमी को देखकर रघु थोड़ा डर गया। तभी उस आदमी ने रघु के चेहरे पर पसीना देखते हुए रघु से कहा, पानी तो पीते जाओ। उसकी आवाज सुनकर रघु को अब चैन में चैन आया। थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर रघु ने उस आदमी से बोला, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर उस आदमी ने रघु से कहा, मैं पास में ही यहीं रहता हूँ, तुम पानी भर लो वरना प्यासे ही मरना पड़ेगा। रघु यह सुनकर एक बार फिर डर गया था। उसे डरता हुआ देख वो आदमी फिर बोला, डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा था। इतना कहकर वो आदमी हैंडपंप को फिर से चलाने लगा। रघु ने फटाफट अपनी पानी की बोतल भर ली। अपनी पानी की बोतल भरकर रघु वापस स्कूल की तरफ लौटने लगा। अरे सुनो, एक सिगरेट मिलेगी क्या? रघु ने मुड़कर देखा तो वो आदमी रघु के एकदम पीछे खड़ा था। रघु थोड़ा डर गया था, लेकिन अपने आप को संभालते हुए रघु ने उस आदमी से कहा, सिगरेट नहीं है, बीड़ी है, आपको चलेगी क्या? ठीक है, बीड़ी ही दे दो। रघु उस आदमी को बीड़ी देकर स्कूल की तरफ लौटने लगा। रघु स्कूल के उस कमरे में घुसने वाला ही था जहां उसकी पत्नी जयंती सो रही थी कि रघु के कानों में पायल की आवाज सुनाई दी। रघु ने पीछे देखा तो जयंती स्कूल की सीढ़ियों से छत की तरफ जा रही थी। रघु ने तुरंत जयंती से कहा, अरे कहाँ जा रही हो तुम? लेकिन रघु की बातों का जयंती ने कुछ जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे रघु जयंती के पीछे पीछे उस 2 मंजिला स्कूल के छत पर आ गया। जयंती अब भी एकदम शांत थी। जयंती स्कूल के छत के एक कोने पर खड़ी थी और चांद को टुकटुकी लगाकर देख रही थी। जयंती को छत के एक किनारे खड़ा देख रघु जयंती से बोला, अरे उधर खड़ी मत हो, फिसल गई तो सीधे नीचे गिरोगी। रघु की बातें सुनकर जयंती ने अपना चेहरा पलटाकर रघु की तरफ देखा और वो मुस्कुराने लगी। चांद की रोशनी में जयंती के चेहरे की मुस्कुराहट जयंती को और भी खूबसूरत बना रही थी। यह देख रघु उसके पास जाने लगा। रघु जयंती का हाथ पकड़ने वाला ही था कि अचानक जयंती उस 2 मंजिला स्कूल से नीचे कूद गई।
यह देखकर रघु के होश उड़ चुके थे। पता नहीं उसे क्या हुआ। जयंती के साथ साथ रघु भी उस 2 मंजिला इमारत से कूदने वाला ही था कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रघु ने पलटकर देखा तो पीछे जयंती खड़ी थी। रघु के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। उस परेशानी को देखकर पीछे खड़ी जयंती ने रघु से कहा, पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो यहाँ इतनी रात में? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। रघु की सांसें उसके हलक में अटक सी गई थी। वो चाहते हुए भी जयंती से कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने जयंती का हाथ पकड़ा और खींचते हुए नीचे ले आया और नीचे से साइकिल उठाकर वहां से भागने लगा। यह देखकर जयंती रघु से बोली, अरे क्या हुआ बताओगे भी? मेरा सामान कमरे में है, कम से कम वो तो उठा लेने दो। तुम्हें सामान की पड़ी है, चलो यहाँ से, यहाँ सब गड़बड़ है। इतना कहकर रघु और जयंती स्कूल से बाहर निकल आए। स्कूल से तकरीबन 100 कदम चलने के बाद रघु और जयंती बरगद के एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। रघु की इस भागा दौड़ी में रघु के दाएं पैर के जूते का लेस खुल गया था। अपने जूते की लेस बांधने के लिए रघु जैसे ही नीचे झुका, ऊपर से एक आवाज आई, एक बीड़ी मिलेगी क्या? रघु ने हिम्मत करके ऊपर की ओर देखा जहां से ये आवाज आई थी। रघु ने ऊपर देखा तो एक आदमी सफेद कपड़ों में उल्टा लटका हुआ था और ये वही आदमी था जिसने रघु के लिए हैंड पंप चलाया था। धीरे धीरे उसका चेहरा शैतानी होता जा रहा था, जिसे देखकर रघु और जयंती बहुत बुरी तरीके से डर चुके थे। लिहाजा उन्होंने साइकिल उठाकर वहां से भागना ही बेहतर समझा। भागते भागते रघु और जयंती गांव के अंदर आ गए। उन्हें पास में एक मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वो लोग सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही रघु अपनी साइकिल का पंचर बनवाने के लिए पंचर की दुकान पर पहुंच गया। रात में घटी सारी घटना रघु ने उस पंचर वाले को एक ही सांस में सुना डाली। रघु की सारी बातें सुनकर उस पंचर वाले ने रघु को जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। दरअसल उस पंचर वाले ने रघु से कहा, तुमने जिस औरत को छत से कूदते हुए देखा है वो औरत नहीं, डायन थी। दरअसल वो सोनी मैडम थी। आज से लगभग 10 साल पहले सोनी मैडम उसी स्कूल में पढ़ाया करती थी। कुछ समय बाद उधर एक हेडमास्टर की पोस्टिंग हो गई। हेडमास्टर की गंदी नजरें सोनी मैडम पर ही रहती थी। 12 दिसंबर की रात स्कूल का वार्षिक उत्सव चल रहा था। सब लोग स्कूल के ग्राउंड में वार्षिक उत्सव मना रहे थे। सोनी मैडम बच्चों की ड्रेस लेने के लिए स्कूल के कमरे में आई तो उन्हें उस हेडमास्टर ने एकांत का फायदा उठाकर उनके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। सोनी मैडम अपना हाथ छुड़ाकर स्कूल की छत की तरफ भाग गईं और उस स्कूल की छत से कूदकर उन्होंने जान दे दी। अगले दिन बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। बॉडी पर चोटों के कुछ निशान थे। शक के बुनियाद पर हेडमास्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो हेडमास्टर जमानत पर बाहर आ गया। सोनी मैडम की मौत के कारण सारा गांव वाले आक्रोश में थे। उन्होंने हेडमास्टर को एक बरगद के पेड़ से बांधकर पत्थर मार मार के मार डाला। तब से लेकर आज तक वो स्कूल बंद है और वहाँ आसपास भी कोई नहीं भटकता। कहते हैं कि उस बरगद के पेड़ पर हेडमास्टर की आत्मा और उस स्कूल में सोनी मैडम की आत्मा आज भी घूमती है। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। आप लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना सोनी मैडम आ जाएगी।